हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर सारा सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड यूनिट है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। थर्ड यूनिट है वाटर एंड फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद फिफ्थ यूनिट है आपकी कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। तो बच्चों यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमको किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। तो यहां पर पहला चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि ये आपको पहला चैप्टर दिख रहा होगा, एक ही चैप्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जानने से पहले आप जैसे कि हमारे चारों ओर नेचर को देखिए। हमारे चारों ओर नेचर में जो कुछ भी है, दो ही चीजें हैं, या तो वो मैटर है या फिर एनर्जी है। तो मैटर क्या है? जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, वो सब मैटर है। तो मैटर का ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर हमारा किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। तो ये एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये खुद किससे बनते हैं, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी मैंने कहा कि ये भी कुछ पार्टिकल से बनते हैं, एटम्स भी। तो एटम्स किन से बने होते हैं? तो एटम्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है, किस पर कितना चार्ज होता है, किसका मास कितना होता है, किसकी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसा नंबर? जो कि किसी भी एटम की पहचान कराता है कि वो किस एलिमेंट का है। ठीक है, ऐसी एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। बच्चों आप लोग एक डायग्राम देखते होंगे, हमेशा जब 10th में भी पढ़ के आए होंगे तो एक डायग्राम देखते होंगे, ये बीच में प्लस का साइन बना रहता है, इसके चारों ओर सर्कल्स बने रहते हैं। ये किसका डायग्राम होता है? तो बच्चों ये होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम। एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम, इसमें ये जो सर्कल्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जिन पाथ में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, ये भी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके बाद ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और इनका शेप क्या होता है, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा क्वांटम नंबर्स। अभी मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्लासेस में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही बोला मैंने तुमसे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप कैसे बताओगे किसी एटम के अंदर? तो वहां पर क्वांटम नंबर्स आपकी मदद करेंगे। ये 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऐसे 3 और भी होती हैं, तो हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर्स की सहायता से कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में बताई जाती है ये भी देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउस प्रिंसिपल, देखो मैंने तुम्हें बताया कि किसी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। उसी में से एक रूल है आपका ऑफबाउस प्रिंसिपल। तो क्या होता है ये ऑफबाउस प्रिंसिपल, ये हम इसमें देखेंगे। इसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या होता है ये हम देखेंगे। एंड हुंस लॉ, हुंस रूल, यानी कि ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट पर पहुंचते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। तो आप सभी ने 10th में पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, एलिमेंट्स की खोज कम हुई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे चल के एलिमेंट्स की खोज होती गई। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए मेंडलीफ ने क्या बनाई, एक पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ गलतियां थी, इनको सुधारा हमने, तो उसके बाद मॉडिफिकेशन आया, अब उसमें भी कुछ गलतियां आई, तो उनको सुधारते सुधारते फाइनली हम कौन सी पीरियोडिक टेबल पर पहुंचे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज की तारीख में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और यहां पर एलिमेंट्स को कैसे रखा गया है ये हम देखेंगे। इसके बाद यहां पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये एस, पी, डी, एफ ब्लॉक क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, इनमें एलिमेंट्स को कैसे रखा जाता है, ये हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा यहां पर सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। हमारा थर्ड पार्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं एक बच्चों।
कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं H2O क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखते हो, ये है हाइड्रोजन, क्या है, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर एक ऑक्सीजन एटम है और इन एटम से मिलकर बना है आपका मॉलिक्यूल्स। तो एक बात बताओ, जब ये एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है तो एटम्स किसी ना किसी प्रकार से जुड़े होंगे, बिल्कुल जुड़े होंगे, ठीक है। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जिनको जोड़कर रखी होगी, तो बच्चों उसी चीज को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कितने टाइप की होती है, ये कई टाइप की होती है आपकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद VSEPR थ्योरी क्या है, MOT थ्योरी क्या है, वो हम देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर बताया, हर वो चीज जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप महसूस कर पा रहे हो, वो आपकी मैटर है, ठीक है। अब मैटर की कई स्टेट्स होती हैं, जैसे कि जनरल 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2 स्टेट और होती है, तो बिल्कुल 2 स्टेट और होती है, प्लाज्मा और वो आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन बच्चों वो जनरल स्टेट नहीं होती, वो जनरल कंडीशन में हमको देखने को नहीं मिलती। जनरल कंडीशन में 3 ही स्टेट मैटर की देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैटर का बिहेवियर कैसा होता है, कैसी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। फिर हम पहुंचते हैं फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, यानी कि अपने सेकंड चैप्टर पर। तो हमारा सेकंड चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, फ्यूल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन से। तो देखो बच्चों, फ्यूल्स क्या मटेरियल हो गए, जिनको जलाने पर हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। अब आप कहोगे बच्चों कि हर मटेरियल को जलाने पर हीट मिलती है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने यहां पर एक कीवर्ड मिसिंग किया है। कीवर्ड क्या मिसिंग किया है कि हीट तो देखो हर मटेरियल जलाओगे वो हीट ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फ्यूल्स में हम कैसे बोलेंगे, ऐसे मटेरियल्स जिनको जलाने पर एक सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो फ्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन भी कई बेसिस पर होता है, जैसे कि एक तो मैटर की कंडीशन के बेस पर ही हो जाता है कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो ये क्या होते हैं, कौन से सॉलिड फ्यूल हैं, कौन से लिक्विड फ्यूल हैं, कौन से गैसियस फ्यूल्स हैं, वो हम देखेंगे। और इसका अदर बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। तो बच्चों हमारे जो अच्छे फ्यूल्स होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होती हैं, जैसे कि कोई भी मशीन हो, कोई भी इंसान हो, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं ना जो उसको अच्छा बनाते हैं। ऐसी फ्यूल्स में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज उस फ्यूल में है तो वो अच्छा फ्यूल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी फ्यूल को अच्छा बनाती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू, उसके टाइप HCV एंड LCV। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी फ्यूल की, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये भी हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, वो होता है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे कैलकुलेट करता है कैलोरीफिक वैल्यू को, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है, एप्लीकेशन कहां पर है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद है हमारा कोल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कोल क्या होता है, तो आप सभी को पता है कोयल एक फ्यूल है। कोयला, लकड़ी को जलाकर भी कोयला बनता है, लेकिन जो खानों से निकलता है उसको हम कच्चा कोयला बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कई सारे टाइप्स भी होते हैं, यानी कि कई सारी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और ये टाइप कौन से हैं और किस टाइप में कितना कार्बन का परसेंटेज है, कौन सा कितना अच्छा है और कौन सा कितना महंगा है, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद आता है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। अब आप बताओ बच्चों कि किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम होता है कि नहीं होता है। जिस राष्ट्र में पेट्रोलियम नहीं होता उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें होता है उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट होता है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम फ्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इस फ्यूल के बारे में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम पहले निकलता कहां से है, इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, इसके बाद रिफाइनिंग के बाद हमें क्या क्या मटेरियल्स मिलते हैं, पेट्रोल कैसे निकलता है, डीजल कैसे निकलता है, गैस और बाकी सारी चीजें कैसे निकलती हैं, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद फ्यूल रेटिंग, फ्यूल रेटिंग क्या होती है, जैसे मैंने बोला पेट्रोल और डीजल,
एक बात बताओ, किसी भी चीज की, जैसे सोना होता है उसको कैरेट में दिखाते हैं ना उसकी शुद्धता को, तो किसी भी चीज को रेटिंग देना तो जरूरी होता है ना उसकी शुद्धता को दिखाने के लिए, ऐसे फ्यूल की भी रेटिंग की जाती है। तो हमारे फ्यूल रेटिंग में हम दो चीजें देखेंगे, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर क्या है, तो पेट्रोल को रेट करने के लिए जिस नंबर का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। सीटेन नंबर क्या होता है, डीजल को रेट करने के लिए जिस नंबर का यूज किया जाता है वो होता है सीटेन नंबर। तो ये नंबर्स एक्चुअली में क्या होते हैं और ये कैसे रेट करते हैं आपके पेट्रोल और डीजल को, ये हम देखेंगे। इसके बाद आता है सीएनजी एलपीजी, ये क्या है, गैसियस फ्यूल्स है। सीएनजी, एलपीजी, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड बायोगैस। तो सीएनजी के बारे में हम सुनते हैं एक पॉल्यूशन फ्री गैस है, ठीक है, जैसे कि गाड़ियां जो सीएनजी की आती हैं उनसे मिनिमम पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एलपीजी क्या है, हमारे घरों में एलपीजी का यूज करते हैं हम, ये कैसे निकलती है ये भी हम देखेंगे। प्रोड्यूसर गैस क्या है, ये कैसे बनती है, वाटर गैस क्या है और बायोगैस क्या है। बायोगैस एक क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है, ये बहुत सस्ता भी है, ठीक है। तो आजकल इसका यूज हम बढ़ा भी रहे हैं इसका यूज, ठीक है। तो ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम पहुंचते हैं अगले टॉपिक पर, अगले टॉपिक लुब्रिकेंट्स पर। लुब्रिकेंट्स क्या होती है, साइकिल तो चलाई होगी, तो साइकिल में कभी कभार जब तुम्हारी चेन फंसती थी उस गियर में तो आप क्या कर देते हो, थोड़ा सा ग्रीस डाल देते थे। ग्रीस ने क्या किया, वहां पर दो सरफेसेस के बीच के फ्रिक्शन को कम किया, तो वो फंसने की जगह स्मूथ चलने लगा। तो यही होते हैं लुब्रिकेंट्स। ग्रीस यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक। तो जब भी दो सरफेसेस आपकी एक दूसरे के ऊपर, ये मान लो एक सरफेस है और ये एक दूसरी सरफेस है, जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो इनके बीच फ्रिक्शन होता है। तो इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ मटेरियल्स इनके अंदर डाले जाते हैं, उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लुब्रिकेंट्स की, मैकेनिज्म कैसे होती है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे लुब्रिकेशन के टाइप क्या हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं लुब्रिकेंट के और कौन सा टाइप सबसे अच्छा होता है। इसके बाद देखेंगे फंक्शन इन बियरिंग्स, तो ये सबसे पहले देखेंगे बियरिंग क्या होती है और उस बियरिंग में क्या काम करता है आपका लुब्रिकेंट। ओके, चलो यहां पर हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर यानी कि वाटर। वाटर क्या होता है, सबसे पहले वाटर हमारे जीवन की एक एसेंशियल नीड है, बिना पानी कोई जिंदा तो नहीं रह सकता, बहुत दिनों तक तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा बिना पानी के। तो सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे चारों क्या वाटर रिसोर्सेज हैं और क्लासिफिकेशन करेंगे वाटर का कि वाटर कितने टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे यहाँ पर दो टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, किसी वाटर को हम सॉफ्ट क्यों बोलते हैं और किसी को हार्ड क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जिसको हम हार्ड बोलते हैं उसको हम हार्ड क्यों बोलते हैं, हार्डनेस की वजह से। तो ये हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस के टाइप क्या होते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर, तो हम सॉफ्ट वाटर का ही क्यों यूज करते हैं, हार्ड वाटर का क्यों नहीं करते, क्या डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के यूज करने के, तो वो हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद पहुंचते हैं हम रिमूवल ऑफ हार्डनेस। अब क्योंकि हार्ड वाटर इतना यूजफुल नहीं है, इससे डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो हम इसकी हार्डनेस को दूर करते हैं, इसको सॉफ्ट वाटर में बनाते हैं। तो हम कैसे दूर करते हैं वो हम सीखेंगे यहां पर रिमूवल ऑफ हार्डनेस में। इसके बाद अगर हार्डनेस है भी तो टेस्ट कैसे करेंगे, कितनी हार्ड है, कितना हार्डनेस है यहां पर, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस, इसकी दो मेथड हम यहां पर देखेंगे, ईडीटीए एंड ओहेनर्स मेथड। वैसे कई सारी मेथड होती हैं पर दो मेन मेथड है, ईडीटीए मेथड और ओहेनर्स मेथड। तो हम यहां पर दोनों मेथड को जानेंगे और दोनों मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे हार्डनेस को, ठीक है। यहां पर फिर हम पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पर, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। तो पहले देखेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है और किसी भी चीज की पीएच वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है म्युनिसिपैलिटी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट। तो म्युनिसिपैलिटी, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों से जो पानी निकलता है नालियों में जाता है, वो नालियां जाके जो बड़े बड़े शहरों में एक नाले में मिल जाती है, ठीक है। और नाले में क्या होता है, नाले का पानी जाता है आपका म्युनिसिपैलिटी में, ठीक है। वहां पर क्या किया जाता है, उस पानी को ट्रीट किया जाता है, मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको उसके जीवाणु मारकर उसको साफ करके फिर से हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट म्युनिसिपैलिटी करती कैसे है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद बीओडी और सीओडी क्या होती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक आता है आपका डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर में भी कई सारे क्या हो जाते हैं, कीटाणु हो जाती हैं। तो इन कीटाणुओं को कैसे मारा जाता है, जैसे क्लोरीनेशन के बारे में सुना होगा, तो ये क्या मेथड्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ में ये हमारा वाटर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पहुंचते हैं 4th चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री पर। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, यहां पर सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर देखेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नस्ट इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है। तो इसी के साथ में ये हमारा छोटा चैप्टर है और यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। ये सबने देखा है, जब भी आयरन रखा होता है नमी के कांटेक्ट में आता है उस पर जंग लग जाती है, तो बच्चों इसी को तो कोरोजन कहते हैं। कोई भी मेटल नहीं, एक्चुअली ज्यादातर मेटल्स क्या होती हैं जो नमी के कांटेक्ट में आती हैं उन पर क्या लग जाती है, एक परत बन जाती है ऑक्साइड की, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन क्या कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, मतलब कोरोजन होता क्या है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन रेट, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि कोरोजन की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। थ्योरीज ऑफ ड्राई एंड वेट कोरोजन, तो यहां पर कोरोजन भी कई टाइप का होता है, ड्राई और वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन क्या होता है, वेट कोरोजन क्या होता है, ये कैसे होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। अगला टॉपिक है कोरोजन कंट्रोल और प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। अब एक बात बताओ, जब लोहे पे जंग लगती है, लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है, मतलब उसका क्षय होने लगता है ना, तो हम उसको दूर करते हैं। ऐसे ही अदर मेटल्स में भी कुछ होता है, जब जंग लगती है यानी कि कोरोजन होता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है ना, बिल्कुल है। तो यहां पर हमको कंट्रोल करने की कई सारी मेथड हमको आनी चाहिए, तो वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और इसकी मेथड क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की, ये हम यहां पर देखेंगे। और इसके साथ ही हमारी 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम पहुंचेंगे लास्ट यूनिट में, जो कि है अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक, पॉलीमर्स यानी कि बहुलक, प्लास्टिक नाम सुनाइए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बनिक यौगिक ये होते क्या हैं और उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, वो हम सबसे पहले इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो हमारे जो नेचर में लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, अब इनको हम कैसे नाम देंगे, तो एक हमने क्या है, एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये IUPAC सिस्टम क्या होता है, इसके आधार पर हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं वो हम यहां पर देना सीखेंगे। इसके बाद होता है आपका पॉलीमर, मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद देखो पॉलीमराइजेशन से कई सारी चीजें बनती हैं, उसमें से एक चीज है पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन पहले सबसे पहले होती क्या है, ये कैसे बनाते हैं पॉलीमराइजेशन द्वारा, ये देखेंगे। PVA क्या होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये कैसे बनता है। PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। घरों में जो पाइप देखे होंगे वो किसके बने होते हैं, PVC के बने होते हैं। जो कंड्यूट होती है ना वो किसकी बनती है, PVC की बनती है। तो ये PVC कैसे बनता है ये पहले हम देखेंगे। उसके बाद टेफ्लॉन क्या होता है, नायलॉन 66 क्या होता है, और बेकेलाइट, प्रेस का हैंडल देखा है, क्या चढ़ा होता है उस पर, बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट कैसे बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्लास्टिक एंड इट्स टाइप पर। वैसे हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे नेचर को बहुत हार्म करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूजफुल भी है, लेकिन हम इसकी यूज को मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि हमारे नेचर का कम से कम हार्म हो। लेकिन यहां पर हमको ये भी देखना है कि प्लास्टिक सबसे पहले बनती कैसे है और इसके टाइप क्या है। इसके बाद देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि ये जो बहुलक जो हमने बनाए हैं ना, यानी पॉलीस्टाइरीन, PVA, PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकेलाइट, इनका यूज क्या है, इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है, घरों में कैसे यूज किया जाता है, ये सारे यूजेस के साथ देखेंगे और यहां पर चैप्टर खत्म हो, ठीक है। यहां पर केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाता है और ये सारी चीजें हम आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ फैला दो, ठीक है। उनको सबको चैनल के बारे में बता दो ताकि हम आगे की वीडियोस और भी धमाके तरीके से बनाते जाएं, ठीक है। आगे की वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।